देखिए ये एग्जांपल जो है मैंने कॉपी पे सॉल्व कर दी थी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद कर्वेचर का टॉपिक आता है। कर्वेचर के टॉपिक में भी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही होगी बच्चों। थ्योरी आपने याद कर लेनी है। इसके मैथमेटिकल स्टेप्स मैं आपको समझा देती हूँ। जो कर्वेचर होता है वो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, पहले आपने पढ़ा था टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, फिर आप पढ़ रहे हो कि कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर जो होता है वो टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। यानी पहले जो टी वेक्टर को आप पढ़े थे वो आपने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है। अब आपको पता है टी आपके पास एक्स के इक्वल था, एक्स डॉट के। तो अगर टी का डेरिवेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जिस भी इक्वेशन का आपने कर्वेचर कैलकुलेट करना होगा आपको उसमें अगर एक्स दिया जाएगा आपने उसका डबल डेरिवेटिव ले लेना है। क्योंकि आप डबल डेरिवेटिव ले लोगे तो वो टी का डेरिवेटिव आ जाएगा यानी कि कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कर्वेचर के बारे में उन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है। दी वेक्टर टी डॉट इज कॉल्ड द कर्वेचर वेक्टर ऑफ सी ऑन सी एट द पॉइंट एक्स एस एंड इज डिनोटेड बाय के इक्वल्स टू के एस इक्वल्स टू टी डॉट एस। यानी कर्वेचर को आप के से डिनोट करते हो। ये किसके इक्वल होता है, आपके पास बेसिकली ये टी का डेरिवेटिव होता है। अगर ये टी का डेरिवेटिव है, टी हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव के इक्वल था, उसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आ गया यानी उसका डबल डेरिवेटिव आ गया। ये आपके पास कर्वेचर की डेफिनेशन है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ अगर आपने किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कर्वेचर का कैलकुलेट करना है तो ये जो के वैल्यू होगी आपको इसका मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि जो टी का आपने डेरिवेटिव निकाला होगा उसका मोड कैलकुलेट करोगे तो कर्वेचर का आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आपके पास आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप रो से डिनोट करते हो, इसको रो पढ़ते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कर्वेचर के मैग्नीट्यूड का इन्वर्स होता है। यानी कि अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आप के मोड निकाल के उसकी वैल्यू पुट करोगे 1/, में तो वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। अब इसकी बच्चों थ्योरी ए टू जी आपने पढ़ लेनी है। ये वाली चीज़ वही बताई हुई है नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की कि अगर वो एक टाइम में एक से ज़्यादा रखता हो तो आपको पता है वो प्लस माइनस एस के साथ आ जाता होता है। तो वही बात ये वाली की हुई है, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। तो मेन डेफिनेशन कर्वेचर की थी, कर्वेचर के फॉर्मूले की थी, कर्वेचर के मैग्नीट्यूड की थी, उसके रेडियस की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बात कही हुई है। अच्छा, कर्वेचर की डायग्राम देख लें। पहले आपने पहले देखा था एक सरफेस थी, नॉर्मल प्लेन था, टेंजेंट प्लेन था। तो उस टेंजेंट को आपने कह दिया था ये टेंजेंट लाइन थी। अब देखिए कर्वेचर में डबल डेरिवेटिव की बात हो रही थी। अगर आपने किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करनी हो आपको उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए कोई एक्स प्लेन पॉइंट था, हमने इसके ऊपर से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट लाइन को शो करता है। अब देखें हमें ये टी का अगेन डेरिवेटिव चाहिए। हमने टी डॉट कैलकुलेट करना है कर्वेचर के लिए। इसका मतलब हमें इस पर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एक और वेक्टर आ जाएगा। अब जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आएगा उसको आप लोग के कहोगे। क्योंकि जब भी किसी का परपेंडिकुलर आपने वेक्टर ड्रॉ करना हो तो उस पर परपेंडिकुलर ये ऐसे डेरिवेटिव लेना हो तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो। तो आप लोग अगर डायग्राम से देखो कर्वेचर का ये साइड बनेगी हमेशा टेंजेंट की जो 90 डिग्री के एंगल के साथ कर्वेचर होगा। अभी मैंने पीछे बताया था नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कर्वेचर और टेंजेंट भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं यानी ऑर्थोगोनल होते हैं। लेकिन नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में था, टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब नॉर्मल प्लेन और जो कर्वेचर है वो आपस में पैरेलल होते हैं। आपके पास जो सेम डायरेक्शन में होंगे जिस तरह नॉर्मल प्लेन और ये है वो पैरेलल होंगे, जो ऑपोजिट में होंगे वो आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे। अब इससे रिलेटेड बच्चों दो एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी, एक एग्जांपल आप लोग खुद करोगे। ठीक है, दोनों सेम है। मैं आपको 4.3 एग्जांपल करवाती हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन दे दिया गया है, आपसे कहा गया कर्वेचर बताएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं। कर्वेचर का फॉर्मूला लिखोगे किसके इक्वल होता है, यानी आपको एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिखोगे। अब देखो सबसे पहले आपने एक्स लिख लिया है, एक्स आपको दे दिया गया और यहाँ पे ये नहीं बताया यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, इसलिए आपको टी डॉट की वैल्यू कंप्लीट निकालनी पड़ेगी जो आपके पास होती है एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मोड, क्योंकि यहाँ पे टी की फॉर्म में बात हो रही है। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लोगे, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, इसका मोड निकालोगे, मोड निकालोगे उसकी वैल्यू ए आ जाएगी। अब टी वेक्टर आपके पास क्या होता है, एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मोड होता है, तो यहाँ से आपके पास टी वेक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना था, यानी अगेन आपको इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और फिर एक्स के मोड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बेसिकली ये आपने डी टी ओवर डी एस निकाल लिया। डी टी ओवर डी एस बेसिकली यही चीज़ थी आपके पास बच्चों, डी टी ओवर डी एस यही बन जाता है कि डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी का मोड, क्योंकि वो एस जो है वो आपके पास एक्स में चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अब आपको इसका गेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है एक्स के, यानी हमने कर्वेचर निकालना है। उसके लिए गेन आप इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव में आंसर आया उसको मोड से डिवाइड करोगे, करने के बाद आपके पास बच्चों ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आ गया था कैपा का, यानी कर्वेचर का आ गया था। कर्वेचर को बच्चों कैपा भी पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है।
के को कैपा भी पढ़ सकते हो। अब कर्वेचर का आ गया, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला होता है, आपको इस चीज़ का पहले मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे ये दोनों स्क्वायर बन के 1 के इक्वल आ जाएंगे, और इसका आपके पास मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर का अंडर रूट यानी 1/a आ जाएगा। तो जब इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये आंसर आ जाएगा।